अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर हुसैन, केमिस्ट्री लेक्चरर। एसएलओ बेस्ड पेपर और एसएलओ बेस्ड लर्निंग आज का एक बर्निंग क्वेश्चन है। न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस तरह से अपने बच्चों को प्रिपेयर किया जाए, और जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं कि कैसे हम इसके लिए क्वालिफाई करें। कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। अब अगर इस तरह के जितने भी सवालात हैं उनका प्रॉपर टाइम पे अगर सॉल्यूशन की तरफ ना जाया जाए तो फिर जो एक कामयाबी का मयार है बच्चे का, वो ज़रूर डैमेज होता है। सो आज की जो हमारी नशिस्त है ये इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर होगी कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए उनकी जो परेशानी है उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सके। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद ताहिर रब्बानी साहब। तो उनसे पूछते हैं, सर ये एसएलओज़ बेस्ड लर्निंग और एसएलओज़ बेस्ड पेपर बेसिकली है क्या? क्या ये फ़र्स्ट टाइम हमारी एजुकेशन में ये टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है या पहले भी इसका कोई बैकग्राउंड हमें मिलता है? हाँ, बहुत शुक्रिया शबीर साहब। मैं ये बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा शबीर साहब के हवाले से बता दूं कि माशाल्लाह शबीर हुसैन जो हैं ये लेक्चरर केमिस्ट्री हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान कॉलेज में, और इसके साथ साथ माशाल्लाह एमफिल स्कॉलर भी हैं, और एजुकेशन में एक्सपीरियंस के हवाले से एक बहुत ही पॉजिटिव इनपुट इनकी तरफ से जा रहा है। बड़ा अच्छा टॉपिक इन्होंने आज सेलेक्ट किया कि एसएलओ बेस्ड लर्निंग और एसएलओ बेस्ड पेपर है क्या। 2006 में फेडरल बोर्ड ने पहली दफ़ा एसएलओ बेस्ड लर्निंग और एसएलओ बेस्ड जो पेपर है वो मुतारफ़ कराया। अनफॉर्चुनेटली 1 साल ये प्रोसेस चला और उसके बाद ये अपने उस कंटिन्यूटी को बरकरार ना रख सका, और हम एसएलओ बेस्ड लर्निंग या एसएलओ बेस्ड पेपर जो हैं वो प्रॉपर ना ले सके बच्चों से। अब जाके दोबारा वही एसएलओ बेस्ड लर्निंग और एसएलओ बेस्ड पेपर जो हैं वो इस साल से बच्चे अपीयर होंगे उन्हीं पेपर पैटर्न्स पे। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि एसएलओ बेस है क्या। बेसिकली एसएलओ स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। ये कोई उस लिहाज से नई टर्म नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी सोसाइटी में जब भी कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सबसे पहले परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ता है। अब अगर हम देखें कि ये एसएलओ बेस्ड लर्निंग जो है ये बेसिकली बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने का एक आप कह सकते हैं टूल है, एक ज़रिया है, एक एलिमेंट है जो ये चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी लर्निंग को बेहतर करें, और इस वक्त दुनिया जिस पेस पे काम कर रही है हम उसके साथ मिल सकें। बेसिकली इसका मकसद स्टूडेंट्स को फेल करना नहीं है बल्कि उनकी स्किल्स को बेहतर करना है, और उनकी जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। बेसिकली ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को एड्रेस कर रही है कि ब्लूम्स ने जो अपने थिंकिंग लेवल्स डिज़ाइन किए थे, डिफ़ाइन किए थे, जिसमें नॉलेज है, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें एप्लीकेशन है, ये उसके लोअर थिंकिंग लेवल थे। और हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल की तरफ हमने मूव करना है, यानी सिंथेसिस की तरफ हमने जाना है, हमने एवेल्यूएशन की तरफ जाना है, हमने क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। तो एसएलओ बेस्ड लर्निंग जो है ये बेसिकली बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने का एक ज़रिया बनेगा, और इंशाल्लाह इससे हमारे जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग बेहतर होगी। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें कि इससे उनके नंबर पे कुछ हर जाएगा, बल्कि इस एसएलओ बेस्ड लर्निंग से उनके नंबर बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि फेडरल बोर्ड ने ये भी ऐलान किया है कि स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पेपर में उनके फार्मूलाज भी दिए जाएंगे। ये बच्चों के लिए खुशखबरी है जो कि चेयरमैन फेडरल बोर्ड ने अपनी एक
स्पीच में ये बात की कि वी आर गोइंग टू सेटल डाउन दीज इश्यूज़, कि हम जिस तरह ओ लेवल्स और ए लेवल्स के पेपर्स में बच्चों को फार्मूलाई और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो अवेलेबल होती हैं उनके पेपर पे, तो आपके क्वेश्चन पेपर पे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, या इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल इश्यूज़ हैं वो फार्मूलाई आपको गिवन होंगे। आपने जस्ट यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज़। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एटॉमिक नंबर्स हैं, एटॉमिक मैसेज के इश्यूज़ हैं, तो वो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपने जस्ट वैल्यूज़, वो फार्मूलाज आपको गिवन होंगे और आपने उन वैल्यूज़ को पुट करके जस्ट उसका सलूशन देना है। तो आज की नशिस्त में इंशाल्लाह शब्बीर साहब भी अपना इनपुट देंगे और मैं भी हाजिर हूँ कि हमने सलूशन की तरफ जाना है, इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको सॉल्यूशंस देंगे। सर, इस सारी डिस्कशन से मैं जो समझा वो ये है कि बेसिकली एसएलओ पेपर्स के अंदर या एसएलओ बेस्ड लर्निंग में हम क्रेमिंग सिस्टम से शिफ्ट हो गए हैं कॉन्सेप्चुअल पे। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है कि हम रट्टा सिस्टम को छोड़ के एक कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। हमारी जो लर्निंग है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है वो बेहतर हो रही है, यानी कंसेप्चुअलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की तरफ, कि हमारा जो एक स्टूडेंट है, अनफॉर्चुनेटली हम ग्रेजुएशन कर जाते हैं, हम इवन मास्टर्स कर जाते हैं इन इंग्लिश करने, मास्टर्स इन इंग्लिश भी कर लेते हैं, हम मास्टर्स इन उर्दू कर लेते हैं, लेकिन हमारा वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो ना तो इंग्लिश में एक अच्छी एप्लीकेशन टाइप कर सकता है, लिख सकता है, ना वो उर्दू में एक अच्छी एप्लीकेशन लिख सकता है। तो इसलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए, चूँकि ये ग्रॉस रूट लेवल पे जब तक आप चीज़ों को नहीं बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदल सकता, इसलिए इसको ग्रॉस रूट लेवल से एड्रेस किया गया है। सर, सेकेंडली हमारे पास एक जो बर्निंग इशू है इसी एसएलओ बेस को लेके, वो ये है कि स्टूडेंट प्रिपरेशन कैसे करें। अब इसमें दोनों को इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स को भी इश्यूज़ हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जब हमें मिलते हैं और हम फील्ड में भी जाते हैं, आप भी डेफिनेटली इसको फेस करते होंगे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक मुबहम सी कंडीशन है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को इसमें कैसे प्रिपेयर किया। पहले एक जो हमारा एक मेथड बना होता था प्रिपरेशन का, अब बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें कर ली, और एक एवरेज जो बच्चा होता है तो उसने कुछ सेलेक्टिव चीज़ें कर ली, मटेरियल जो उसने प्रिपेयर कर लिया वो तो एक एवरेज मार्क्स ले लेता था। अब वो बच्चा ख़ास तौर पे, और जो मीडियोकर बच्चा है वो भी, ये सारे तकरीबन इस चीज़ से परेशान है कि अब हम कैसे इस चीज़ को प्रिपेयर करें ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो उसी तरह से एक जो एवरेज मार्क्स या जो उनका एक माइंडसेट है, जो उनका गोल है कि उनके मार्क्स या उनकी जो कामयाबी वो लेना चाहते हैं वो उनको मिल सके। सो बेसिकली कि प्रिपरेशन का क्या प्रोसीजर हो कि एसएलओज़ बेस पेपर अच्छी तरह से सॉल्व कर सके बच्चा। हाँ बिल्कुल जी, चूँकि हम अभी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें वाकई नंबर गेम है, और इसी नंबर गेम को ख़त्म करने के लिए ये एसएलओ बेस्ड लर्निंग आई है। एक और बात आपके साथ मैं ये लाजमी शेयर करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो फेडरल बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम ये होगा कि परसेंटेज मार्क्स की मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि आपके ओ एंड ए लेवल्स की तरह A+, A's, B's एंड C's कि एक स्टूडेंट ने कितने A's लिए हैं, कितने B's लिए हैं, उस तरह से फेडरल बोर्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है ग्रेडिंग सिस्टम पे। अब चूँकि नंबर गेम भी है और इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, इतनी जल्दी तो हम बदल नहीं सकते इस चीज़ को, और हमारी सोसाइटी में हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है उसके मार्क्स जो हैं 95%, 97%, इवन लोग तो कहते हैं 100% आने चाहिए। बहरहाल उनकी बात भी अपनी जगह बजा है कि जैसा देश वैसा बेस, हम वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो अब 3 कैटेगरीज़ होती हैं जो आपने स्टूडेंट्स की बताई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, फ़तीन बच्चे, ज़हीन बच्चे,
फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुंद ज़ेन होते हैं, बेचारे मीडियाकर होते हैं, और वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से हमारी ये डिग्री जो है पास हो जाए, मैट्रिक हम कर लें किसी तरीके से, एफए एफएससी किसी तरीके से बस पास कर लें। तो अब कोई भी जो बोर्ड है, हाँ वो फेडरल बोर्ड है, हाँ वो हमारे प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं, कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हों। इसलिए जो पेपर है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी ऐसे ही की जाती है। ज़हीन बच्चों के लिए भी उसके अंदर मौजूद है मटेरियल, जो थोड़े से अपने आप को डल स्टूडेंट समझते हैं मडियाकर से, उनके लिए भी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे होते हैं उनके लिए भी मटेरियल मौजूद है। यहाँ पर मैं आपसे ये बात कोशिश करूँगा कि किसी आसान तरीके से समझा सकूँ कि फेडरल बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर्स में, हर मॉडल पेपर के एंड पे वेबसाइट पे ये पेपर्स मौजूद हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो वीडियो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे दें। फेडरल बोर्ड ने एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो दिया है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये बताता है आपको कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, वेटेज कितनी है, और हर चैप्टर के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी करें। और बात रह गई एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस की। देखिए आपका पूरा पेपर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर पूरे पेपर में नहीं है। अब है क्या, असल में कुछ क्लैरिटी नहीं है सर। अब चूँकि आप केमिस्ट्री के अंदर माशाल्लाह आपकी कमांड है, एक क्वेश्चन एक आपकी तरफ शिफ्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोशिश करेंगे, चूँकि हमें सुनने वाले इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपकी तरफ शिफ्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं सॉल्यूशंस का एक चैप्टर ले लेते हैं, उसमें हमें सॉल्युबिलिटी का एक टॉपिक है, और एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है, तकरीबन हर साल ही फेडरल बोर्ड के पेपर्स में होता है। जो मिट्टी का तेल है या जो पेट्रोल है वो पानी में हल क्यों नहीं होता, कि वाई केरोसिन ऑयल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसकी रीज़न देनी है, तो आप ज़रा बताएं कि ये एसएलओ बेस्ड लर्निंग के हवाले से ये क्वेश्चन है, तो किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को इस हवाले से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप कैसे गाइड करेंगे? According to your question, sir, student must be to the point. Yeah. First of all, they should write reason that solubility depends upon one principle, which is like dissolve like. So this is one liner, you can say, and this one line in which you are going to mention that solubility depends upon this principle like dissolve like, your question is almost completed. Now you have to explain within your given space that how can we elaborate this more easily, and in which you just have to mention that because of interaction between kerosene oil or petrol and water, this is going on. If there is interaction, if there were interaction in between kerosene oil and water, they must be dissolved in each other, because desolation needs attraction between solute and solvent. So in case of solubility, if there's no interaction, substances can't be dissolved in each other. So इस तरह से आपने एक इसको उसी वो जो एक आपका मेथड है जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल मेथड मेंशन करते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है कि आपने पहले उसकी रीज़न मेंशन कर दी, अब रीज़न के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। मगर यहाँ पे ये होता है कि ये भी एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा सर यहाँ पे, कि जो एक स्पेस रिक्वायर्ड है और जो पेपर के अंदर जो आंसर शीट पे एक स्पेस मेंशन कर दी गई है, सो हमने अपना सारे का सारा जो आंसर है उसी स्पेस तक ही लिखना है। और याद रखें वो एनफ होती है, वो जितनी आपको वो स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है। अक्सर बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं और उनकी ये कंप्लेन होती है कि अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ मगर स्पेस खत्म, तो इसका मतलब हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। सो मस्ट बी टू द पॉइंट रहेंगे, आपको मार्क्स भी कंप्लीट मिलेंगे और किसी किस्म की आपकी रिडक्शन नहीं होगी। ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं आते, टू द पॉइंट लिखने से मार्क्स आते हैं। सो यहाँ पे इस चीज़ को मस्ट आपने ख्याल रखना है कि जितना हो सके टू द पॉइंट रहें और हर क्वेश्चन की रीजंस दें।
आप जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब एसएलओस बेस है, रीजनिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इनके अगर हम रीज़न मेंशन नहीं करते, जस्ट सीधा सीधा आंसर मेंशन कर देते हैं, तो इस तरह से आपको मार्क्स या आपके जो ग्रेड्स जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, वो नहीं मिलते। सो इसमें एक ही चीज़ पे आपने फोकस करना है, वो ये है कि आपने मस्ट क्वेश्चन की रीज़न मेंशन करें, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। तो रीज़न के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। अब ये जस्ट केमिस्ट्री के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए भी या सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सरतायर, कि अगर हम लोग इस सारे प्रोसीजर को जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, जिसको आप पेयरिंग स्कीम भी कह लेते हैं, कि इसमें से हमें पता चल सकता है। देखिए, जैसे आपने एक वेटेज बनाई होती थी ना, एक एवरेज जो बच्चा है, आपने एक वेटेज बनाई हुई है कि मैंने फर्स्ट से ये 2 लेसन्स यहाँ से करने हैं, 2 मैंने मिड से करने हैं, और लास्ट 3 जो मैंने वो लेसन वहाँ से प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। अब ये काम बोर्ड ने आपके लिए कर दिया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। आप जस्ट मॉडल पेपर के एंड पे चले जाएं, वेबसाइट के ऊपर जो मॉडल पेपर है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, अब उसके एंड पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर आपको मेंशन कर दिया उन्होंने कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने शॉर्ट क्विज आ रहे हैं, और कितने उसके लॉन्ग क्विज एक्सटेंसिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं वहाँ से। सो उस हिसाब से आप अपने चैप्टर सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत कम टाइम है। बाज़ जो बच्चे होते हैं मतलब जिन्होंने जुगाड़ करना होता है, सो वो जो जुगाड़ करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोर्ड ने जुगाड़ कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही। और उन्होंने एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दे दिया। अब वो वहाँ से मस्त टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे जाएं, वहाँ पे जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। देखो, आप यूँ भी कर सकते हो, एक तो ये है कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको प्रिपेयर करें, या अगर आपने इस तरह से करना है कि आपने एमसीक्यूज के लिए कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर दिए, कुछ शॉर्ट क्विज के लिए कर दिए, इस तरह से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि आपने करने तो सारे सेक्शंस है ना, एमसीक्यूज का भी करना है, शॉर्ट क्विज का भी करना है, एक्सटेंसिव का भी करना है। तो अब ये देखें कि एमसीक्यूज की वेटेज जो है वो कौन से लेसन की ज़्यादा है, उसको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करें। देखिए, प्रेपरेशन में जब आप किसी भी सेक्शन की प्रेपरेशन करते हैं तो उसका मेथड डिफरेंट है। अगर आपने कहीं से एमसीक्यूज की प्रेपरेशन करनी है तो उसको हम क्विज के हिसाब से तो नहीं प्रेपरेशन कर सकते। तो एमसीक्यूज की प्रेपरेशन करते हुए आप पहले वेटेज देखें, फिर उस लेसन के एमसीक्यूज पढ़ें, और एमसीक्यूज में जो ख़ास तौर पे जो रीजनिंग है, जिनके अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, एक्सरसाइज के इवन जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको पढ़ें। फिर जो आपके जो लेसन है, वहाँ पे जो आपकी साइंस टिटबिट्स होती हैं या साइड बॉक्सेस बने होते हैं, उनके अंदर जो रीजंस हैं वो ज़रूर आप वहाँ पे देखें। और इवन सम टाइम ऐसे होता है सर कि बोल्ड वर्डिंग में ना लिखे होते हैं, बोल्ड वर्ड, उनको अंडरलाइन करें, वो एमसीक्यूज़ के लिए पूछे जा सकते हैं। सो जहाँ से भी कोई रीजनिंग चीज़ आ रही है ना, कोई एक लाइन आपको पता चल रही है, उसमें कोई रीज़न है या इस तरह की इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लें, मगर हरगिज़ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ने। तो हमारा एक फेडरल बोर्ड का ये भी थोड़ा सा होता है बच्चे का, कि वो समझ लेते हैं कि हमारी एक्सरसाइज से बिल्कुल नहीं पूछा जाता, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। आप पीछे पेपर्स उठा के देख लें, अभी आपके एसएलओस बेस पेपर आएंगे, उनके अंदर भी आप देखेंगे एक्सरसाइज से पूछा गया। हाँ, सम टाइम ये होता है सर के वर्डिंग चेंज कर ली जाती है, मगर कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का इवन थीम वो सारा वही रहता है। सो इसलिए एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें। और इसी तरह से अगर आप शॉर्ट क्विज का सेक्शन करने जा रहे हैं, तो जिन लेसन की वेटेज ज़्यादा है, उन लेसन से फिर शॉर्ट क्विज को प्रिपेयर करें। और इसी तरह से एक्सटेंसिव क्वेश्चन जहाँ से करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सटेंसिव जो क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रिपेयर करें। फिर लेसन में भी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से मस्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन आने होते हैं। मतलब पूरे लेसन के अंदर 2-3 ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं, किसी अगर सपोज हम देखें तो जिनमें से किसी एक का एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उन्हीं को जाके प्रिपेयर करें, वो जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन के लिए है। तो इस तरह से अपनी एक स्कीम बना लें, और इससे पहले ये स्कीम आप बनाएं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को थारोली पढ़ें, और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से हेल्प लेके फिर अपनी एक स्कीम सेलेक्ट करें हर सब्जेक्ट्स के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए, और उसके फिर अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह एक कम टाइम में जितनी आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं, आई होप कि उससे ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा काम तो आप, तो क्या आप एसएलओस बेस पेपर में अब भी वो जो आपके पास पेपर हैं वो यूज़फुल रहेंगे। इसके साथ साथ जो एसएलओस बेस्ड पेपर वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, को क्या वो भी सॉल्व किए जाएँ, उनका भी बेनिफिट है। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, और उसके जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेसी राइटिंग है, इनको किस तरह से सॉल्व किया। इसके जो पेपर्स हैं सर हमारे पास, इसमें पैराग्राफ राइटिंग है, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं, या जो प्रेसी राइटिंग है इंग्लिश की,
तो इनकी क्या इनका मेथड क्या है और इनको हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पास्ट पेपर्स के हवाले से वो बेसिकली प्रैक्टिस होती है, और मैं दोबारा वही बात करने की कोशिश करूँगा। फेडरल बोर्ड को सैल्यूट करता हूँ कि आपके फेडरल बोर्ड ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। आपको वहाँ पर 3 से 4 मॉडल पेपर के सेट दे दिए हैं फेडरल बोर्ड ने। जी, सॉल्व्ड। आप उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बेसिकली प्रैक्टिस जो है ये आपकी बार बार किसी भी काम को आप करते हैं, उससे आपका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है, जो आपका रिस्पॉन्स लेवल है, वो बेहतर होता है। दूसरा मेरा मानना ये है सर शबीर, हमने अपने बच्चों को हमेशा जीतना ही सिखाया है। हमने यही सिखाया है कि बेटा तुमने तो इतने नंबर लेके आने हैं, वरना तुम तो मेरे बेटे ही नहीं हो। फिर किसका बेटा है भाई? वालिदैन से मैं ये गुजारिश करूँगा, 20 साल का शुबा तालीम के साथ जो ताल्लुक़ है, तालीम व तदरीस के साथ जो ताल्लुक़ है, उसने यही सिखाया है कि हमेशा वो बच्चे आगे गए हैं जिनके वालिदैन ने, जिनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया है। उनके बच्चे 10 नंबर लेके आए हैं, उनके बच्चे 0 नंबर लेके आए हैं, वालिद या वालदा बच्चे के साथ खड़े हो गए हैं, तो उसी बच्चे ने नेक्स्ट फेज़ में उनको पहले से बेहतर ग्रेड ला के दिया है। इसलिए अपने बच्चों को नाकामी का सामना करना भी सिखाएं। फेडरल बोर्ड ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना दिया, और मैं तो स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर भी कहता हूँ कि यार आप लकी हो कि आप पहली दफ़ा अपीयर हो रहे हो, और हमेशा जो पहली दफ़ा अपीयर होता है वो कर्टसी वे में उसको बहुत कुछ मिल जाता है। कहा जाता है यार ये पहला मस्कीन आया है, इस पे तजर्बा हमने किया है, तो यार इनको ज़रा फेवर दे दो। तो आप बड़ी खुशी से जाएं पेपर देने, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। उर्दू है, आपकी इंग्लिश है, आपके मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है। आप देखें, बायोलॉजी के हवाले से अब सबको पता है, इसमें एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन, मैं सॉरी जस्ट वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ सर, कि सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि वाई प्लांट्स रिक्वायर क्लोरोफिल, कि प्लांट्स जो हैं उनको क्लोरोफिल की क्यों ज़रूरत है। अच्छा, अब बच्चों को ये कोई बताने की ज़रूरत है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ये है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आप फिर जो आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड ने आपको करके डिज़ाइन दिए हैं। दूसरी, पास्ट पेपर्स के हवाले से कि एक तो ये क्वेश्चन बैंक आपके पास मौजूद है, प्लस आप देखें कि फेडरल बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करें। और ख़ासकर वो जो आपने वर्ड यूज़ किया जुगाड़, ये जो बच्चे जुगाड़ लगाने वाले होते हैं, बेसिकली ये कई दफ़ा उन बच्चों से ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हैं। बेसिकली पेपर जो है वो सॉल्व करना एक आर्ट है, ये आर्ट है और ये फ़न है, और स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे कामयाब हो जाते हैं। मेरे चैनल पे शबीर साहब, आपको तो पता है कि हमारा तो काम ही उम्मीद फैलाना है, होप, दूसरों को रोशनी देना। हमारा मकसद ही है कि लोगों को नाउमीदी के अंधेरों से निकाल के उम्मीद की रोशनी में लेके आना। तो मेरे चैनल पे तो पेपर प्रिपरेशन और किस तरह से इजी लर्निंग, उसके हवाले से ढेरों वीडियोस पड़ी हैं, आप देखें जाके और तैयारी करें। प्रेसी राइटिंग और उर्दू के हवाले से पैराग्राफ राइटिंग जो है, आप 3 से 4 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, 4-4 पेपर तो वहाँ पड़े हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर लें, अभी टाइम है आपके पास, आप उसकी प्रैक्टिस करें। और आप देखिएगा कि 3 से 4 पेपर की प्रैक्टिस करने के बाद आप कहेंगे यार कोई भी पैराग्राफ आ जाए हम तो ये इसके आंसर दे देंगे। अच्छी तरह मुझे पता है कि हमने जब मैट्रिक किया था तो उसमें भी अनसीन पैराग्राफ आते थे, और क्वेश्चंस हमने उनको कॉम्प्रीहेंशन उसको हम बोलते थे, और हमने उसके आंसर देने होते थे। तो स्टूडेंट्स के लिए इजी टिप और ट्रिक यही है कि वो पास पेपर्स को तैयार करें, वो पैराग्राफ राइटिंग सीखें,
कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से करना है उन्होंने, उस 4 से 5 पैराग्राफ आप एक दफ़ा कर लें, इंशाल्लाह कहीं से भी पैराग्राफ आएगा आप उसको अच्छे तरीके से कर सकोगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस ज़रा आप अपनी हिम्मत बढ़ाएं, बी पॉजिटिव, बी प्रोएक्टिव एंड बी लर्नर। थैंक यू सो मच सर। अब तो बहुत काम आसान हो गया, स्टूडेंट्स का भी, पेरेंट्स का भी। बहुत हद तक चीज़ें सर ने आलमोस्ट एक्सप्लेन कर दी हैं कि पेपर की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, पेपर को सॉर्ट आउट किस तरह से करना है, जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या है वो भी सर ने मेंशन कर दिया है। फिर जो एवरेज बच्चे हैं उनको किस तरह से अच्छे मार्क्स लाने हैं, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो सर ने मेंशन कर दिया। सो एट द एंड हम यही आपको मेंशन करेंगे कि इस न्यू जो आपके पास एक मेथड आ रहा है जिससे आपने अपीयर होना है बोर्ड में, ये आपके लिए फेवर है, ये आपके फेवर में है। और बस आपको जो टेक्निक्स हैं उनका ख्याल रखना है, और वो टेक्निक्स आलमोस्ट सर ने एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो अच्छा बच्चा है उसने तो पढ़ना है सारा, जो इंटेलेक्चुअल है, जिसकी पहले से प्रिपरेशन है, या जो उस हाई अचीवर है उसकी तो उसने तो सारा पढ़ना है। असल फोकस जो हमारा सारी वीडियो में रहा है वो मीडियोकर पे रहा है, और एक जो उससे भी बिलो है, जो पासिंग मार्क्स वाला बच्चा है, ज़्यादा फोकस हम, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बच्चे होते ही वो हैं, सो ज़्यादा फोकस हमारा उन पे रहा है। तो उनके लिए अगर हम समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि एट लीस्ट जो 5 ईयर पेपर्स हैं फेडरल बोर्ड के, उनमें जो रीजनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, एक्सटेंसिव हैं, वो सारे के सारे सॉल्व करें। फिर एसएलओज़ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने इस बार प्रोवाइड कर दिया आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करें, उनको उनकी प्रैक्टिस करें खुद से। और इसके साथ साथ जो वेटेज है, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। ये वो टिप्स हैं कि जिनको आप अगर यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो अभी जो हमारे पास इवन के कुछ वीक्स ही रह चुके हैं पेपर्स में, तो अब भी आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब भी आप उसी तरह से जो आपने मार्क्स एक अचीव करने का माइंडसेट बनाया हुआ है, आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एट द एंड अगर हम मेंशन करें तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अक्सर बच्चे पेपर में जब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं तो उनका आंसर एट द स्पॉट हो या फ़ौरन से उनको उसका आंसर नहीं मिलता, उसको स्किप कर देते हैं। सो इसमें एक चीज़ का मस्ट ख्याल रखें कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं उसको एक बार नहीं 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है, लेसन्स में जो भी वो जो आपने लेसन पढ़े हुए हैं उनमें से जो चीज़ें आपको उससे रिलेटेड आपके माइंड में आ रही हैं वो लिखें। चूँकि आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें वर्ड टू वर्ड या आपकी जो बुक की वर्डिंग है या इस तरह के कोई भी चीज़ नहीं आती, वहाँ पे मार्किंग स्कीम ये है कि बच्चे ने उससे रिलेटेड अगर लिखा है, इवन जो चीज़ वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो उसने एक्सप्लेन तो नहीं की, मगर जो मार्क करते हुए अगर एग्ज़ामिनर को ये इतना हो जाता है कि बच्चा जो लिखना चाह रहा है वो तो ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट आता है मगर लिख नहीं पाया, तो भी उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। सो कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें, क्वेश्चन ज़रूर लिखें, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है वो लिख के आएँ। क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ये आपकी फेवर में है।